नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एमएसएसओ के लिए मान के चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन कवर करेगा। और इस टॉपिक में लगभग 1 घंटे का होगा मुझे लगता है। कोशिश करूँगा जितना कम से कम समय लूँ, चूँकि इसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है ना फैक्ट और कॉन्सेप्ट और डेटा को कवर करूँगा, तो ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। विज़न आईएएस का ये डेटा मतलब जो मैं कंटेंट ले रहा हूँ है, तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में है उनके लिए बहुत ही अच्छा इनका कंटेंट होता है। क्योंकि हेल्थ से चीज़ें जो है क्वेश्चन आएगी, तो ये हमारे एमएसएसओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे, यानी हाउ, वह यानी क्यों ज़रूरी है, एंड व्हाट, क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इन चीज़ों को ये कवर किया जाएगा इसमें। एक ये इंट्रोडक्शन में जो है कन्वर्सेशन है दो गांव के लोगों का, तो इसमें इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गांव में किसी को अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, तो मेजर अगर इशू है तो वो कहाँ जाके दिखाए। फिर वो उनके पास पैसे की दिक्कत होती है, उनको नॉलेज की कमी होती है, जिसके वजह से वो वहीं आसपास ही दिखा के रह जाते हैं और उनकी जो बीमारी है वो बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे दशा में उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से, जो एक गैप है उसके वजह से उनका समय से पहले मृत्यु हो जाता है, या समय से पहले उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो डेली जिसको बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है, वो उनका इंक्रीज़ होता जाता है। तो बेसिकली अभी हेल्थ को जो डिफ़ाइन करता है द 6 कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 6 कंपोनेंट जो है, सबसे पहले फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल और सोशल। अगर इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो डब्ल्यूएचओ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल जो है ना इससे मैच करता हुआ है। अगर देखें फिजिकल में, तो आपका फिजिकल में आएगा ईटिंग वेल एंड बैलेंस्ड, बीइंग एक्टिव एंड एक्सरसाइजिंग, अवॉइडिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल, स्लीपिंग एंड बीइंग वेल रेस्टेड। मेंटल में सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशंस, वर्किंग प्रोडक्टिवली। इमोशन में आएगा फीलिंग सिक्योर विद इमोशंस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस टू मूव फॉरवर्ड। स्पिरिचुअल में आएगा बीइंग एट पीस एंड रिलैक्सिंग, मेंटेनिंग मोरल्स, reflecting on meaning of events and life, practicing compassion and forgiveness with others. Environmental में आएगा recycling, conserving energy, being aware of limits of Earth's natural resources, enjoying and appreciating nature, creating nurturing and perceptive environments. और सोशल में आएगा रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स यू आर इन कॉन्टैक्ट विद, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक्सप्रेसिंग नीड्स टू अदर्स। तो ये 6 कंपोनेंट्स आपको ओवरऑल हेल्दी बनाते हैं। अगर इनमें किसी में भी एबनॉर्मलिटी है, अगर आप इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी हैं या सोशली अनस्टेबल पर्सनालिटी हैं, आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत अच्छा है, एनवायरमेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, तब भी आप सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। और आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो इमोशनल मैनेजमेंट की और सोशल मैनेजमेंट की ही आ रही है, और इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। इसीलिए एक जो मॉडल है वो बायो साइको सोशल मॉडल। अब एक और नया टर्म आ गया, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल। तो इस मॉडल की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस सारे एरिया में अगर आप हेल्दी हैं तभी आप एक हेल्दी पर्सन माने जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड व्हाट एंटेल्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब ये है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है और कैसे या क्या जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मायने क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इन्फर्मिटी। ये एक्चुअल में डब्ल्यूएचओ की हेल्थ का डेफिनेशन है। तो जब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था आई थिंक ईएसआईसी के सोशल वर्क वाले में या एमएसएसओ का एम्स के एमएसएसओ में किसी में पेपर में आया हुआ था, तो फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये 3 डायमेंशन है जो डब्ल्यूएचओ के डेफिनेशन में है। The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being
विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ जो है ना जीवन जीने की जो बेसिक डोमेन है वो फंडामेंटल राइट है। इसीलिए राजस्थान में शायद हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट में रखने की बात कही गई है। वो अभी आर्ग्यूमेंट उस पर चल रहा है, देखो आगे क्या होता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? डिलीवर्स ऑन दिस ह्यूमन राइट टू हेल्थ बाई ensuring that all people have access to the full range of equality health services they need when and where they need them without financial hardship। यानी पैसे की प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी को हेल्थ की सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं तो वो जो है उसके साथ एक हिसाब से उसके फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन हो रहा है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न गवर्नमेंट की है। तो इसीलिए राइट टू हेल्थ का जो चल रहा है अभी बहस, वो इसीलिए अभी पास नहीं किया गया है जब तक कि सारी चीज़ों को कंप्लीट ना कर लिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ना कंप्लीट किया जाए। अब यूएचसी के 3 की डायमेंशन क्या है, इसको एकदम से रट के रखना, ये पूछा जाएगा। एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, ये तीनों डोमेन पे चल रहा है जो यूएचसी का मेन डायमेंशन है। ठीक है कि आपको हेल्थ सर्विसेज आपके नियर बाई एक्सेसिबल होना चाहिए और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें आपको अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है पेशेंट के इलनेस की तो उस कंडीशन में जो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है केयर तो कर रहा है, कुछ टर्सरी सेंटर्स में पैसे भी लगते हैं तो वो फाइनेंशियल रिस्क का जो है प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। मतलब कि पीपल शुड नॉट फॉल इनटू डेप्ट पेइंग फॉर ट्रीटमेंट एंड केयर। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा आयुष्मान का बजट है या आयुष्मान का जो स्कीम है वो काम करता है। यूएचसी कवर्स द फुल कॉन्टिन्यूम ऑफ इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन टू प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। तो हेल्थ प्रमोशन की बात हो गई, प्रिवेंशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, पैलिएटिव केयर हो गया। तो हेल्थ प्रमोशन का मतलब कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो आपको बताए जाएंगे, अवेयरनेस किया जाएगा और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट यानी प्रमोशन करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे यानी रोकथाम करेंगे। अगर इलनेस पता चल गया यानी अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स बता दिया गया आपको, वो प्रमोशन प्रिवेंशन में आ जाएगा। और उसके बाद में उसको पहचान करना, तो वो पहचान कर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, उसके बाद में वापस आपको कम्युनिटी में भेजना, रिहेबिलिटेशन और पैलिएटिव केयर। अगर ऐसा प्रॉब्लम जो जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की और उसको इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है, आफ्टर केयर की ज़रूरत है, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद का, तो उसको पैलिएटिव केयर में रखते हैं। जैसे जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उनको पैलिएटिव केयर में रखा जाता है, मतलब ओल्ड एज है, ठीक है, जिनको लगातार उनको जो है इंटेंसिव केयर में रखने की ज़रूरत है प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में, तो वो पैलिएटिव केयर में आ जाएंगे। इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है इस यूएचसी का? तो द आइडिया ऑफ यूएचसी ओरिजिनेटेड एट द WHO अल्मा अता कॉन्फ्रेंस इन 1978 में अल्मा अता जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ से ये कॉन्सेप्ट रखा गया, वेयर हेल्थ फॉर ऑल वाज एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टिसिपेंट कंट्रीज। और अचीविंग यूएचसी वाज मेड वन ऑफ द टारगेट अंडर 2030 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक इसको अचीव करने की बात कही जा रही है। इन 2015 इन द SDGs प्रोग्रेस ऑन यूएचसी इज ट्रैक्ड यूजिंग 2 इंडिकेटर्स। 2 इंडिकेटर्स क्या है? 3.8.1, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो इसको रट लो। 3.8.1 एंड 3.8.2 ये दोनों डोमेन है जिससे जो है यूएचसी को असेस किया जा रहा है, उसके टारगेट स्टेटस को चेक किया जा रहा है। उसके बाद में ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर हेल्दी लाइव्स एंड वेलबींग फॉर ऑल, जिसको GAP बोला गया, वॉज साइंड इन 2019 इन द फर्स्ट एवर यूएन हाई लेवल मीटिंग ऑन यूएचसी हेल्ड इन 2019। गैप जॉइंटली सपोर्ट कंट्रीज इन डिलीवरिंग ऑन द SDG 3.8 टारगेट अचीविंग यूएचसी। तो 3.8 आपको याद रखना है। उसके बाद में 0.1 और 0.2 दो अलग अलग गोल हैं। कवरेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज यानी जो एसेंशियल सर्विसेज है उसका कवरेज, एंड कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग एंड रिलेटेड इंडिकेटर्स। तो ये मेजरली यूएचसी के डोमेन है। और उसके बाद में हाउएवर देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता है, एक ही
जो है तरीके से सबको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, कंट्रीज आर डिजाइनिंग देयर ओन यूनिक पाथवेज टुवर्ड हेल्थ फॉर ऑल एंड एक्सचेंजिंग लेसन्स लर्न। इनका कहने का मतलब ये है कि एक कोई ऐसा नियम बना दिया जाए जिससे सारे देश उससे गवर्न हो। तो ये मुश्किल है क्योंकि सबकी जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है, सबके यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन अलग होने की वजह से उनका एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशन होने के अलग होने की वजह से वहाँ के डिसऑर्डर का भी जो है वेरिएशन है। जैसे डेंगू इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, बट जो यूनाइटेड किंगडम है, यूएई है, यहाँ सब डेंगू नहीं पाए जाते हैं। तो जो सीजनल डिसऑर्डर हैं, जहाँ पे ज़्यादा सीजन चेंज होते हैं वहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ पे सीजन चेंज ही नहीं होता, पूरे साल एक ही तरीके का मौसम रहता है, वेदर रहता है, तो वहाँ ऐसे डिसऑर्डर नहीं होंगे। इनका कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या रखना है, की गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएचसी, क्या जो है ना, जो यूएचसी की क्या क्या प्रिंसिपल है जिसपे गाइड होता है, इक्विटी, यूनिवर्सलिटी, नॉन एक्सक्लूजन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कंसोलिडेटेड एंड स्ट्रेंथेंड पब्लिक हेल्थ प्रोवाइजनिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलना, पुटिंग हेल्थ इन पीपल्स हैंड, प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट्स, अप्रोप्रिएट केयर, चॉइस, पोर्टेबिलिटी, continuity of care, comprehensive care that is rational and of good quality and financial protection। तो ये की प्रिंसिपल है यूएचसी के, इसको आप याद करके रखो, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट यूएचसी मॉडल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये सिंगल पेयर क्या है, मैंडेटरी इंश्योरेंस क्या है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपका आयुष्मान इंश्योरेंस है, ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाएगा। कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ अटैच्ड होते हैं, कुछ हॉस्पिटल को पे करते हैं, तो इस तरीके की डिफरेंट है। तो उसको आप पढ़ लेना अपना जो है सेपरेटली, बट हमारा जो है ना आयुष्मान भारत जो है ना वो थर्ड वाले में आएगा। हाउ डज यूएचसी कंट्रीब्यूट इन नेशनल डेवलपमेंट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो जाता है तो वो नेशनल डेवलपमेंट में कैसे जो है अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो जब कोई व्यक्ति आप देखोगे वेरिएशन, आपको देखोगे, मैं चूँकि अभी एम्स बिलासपुर हिमाचल में काम कर रहा हूँ, तो हिमाचल से मैं जुड़ा हुआ हूँ लगभग 2021 से, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ हिमाचल प्रदेश और क्वालिटी ऑफ लाइफ बिहार के लोगों का, दोनों में बहुत डिफरेंस पाओगे यार, झारखंड कह लो। रीज़न क्या है, हिमाचल में आयुष्मान कार्ड तो है ही है, यहाँ का जो है एक और कार्ड है जिसको हिम केयर बोलते हैं। हिम केयर मतलब एक फैमिली में 4-5 लोग जितने भी लोग हैं उनको 5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस मिलता है, और ये अप्लाई कर दिया विदिन 24 आवर्स एक्टिव भी हो जाता है, और कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, सबके लिए है। एपीएल बीपीएल सबके लिए, बीपीएल के लिए जो 1000 रुपये चार्ज है 3 साल का, उसमें कुछ गुंजाइश है। एडल्ट मतलब जो एल्डर्स हैं 60+ हैं उनके लिए भी फ्री है, और कुछ फ्री नहीं, 350 रुपये लगते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जब उनको टेंशन रहता ही नहीं है कि अगर कोई मान लिया इलनेस होती है तो हमारा इसमें कवर हो जाएगा, हम जो है जाके इलाज करा लेंगे। प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन कम होने की वजह से भीड़ भी कम है, तो हॉस्पिटल में क्वालिटी ऑफ केयर अच्छी मिल जाती है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो ये इस चीज़ से टेंशन फ्री रहते हैं हेल्थ वाले फील्ड से, और हेल्थ का कोई इशू आता है तो सरकार वो पूरा बेयर कर लेती है, इनको इतना दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 8000 रुपये पर मंथ कमाने वाला भी बहुत अच्छे से रहता है, वहीं बिहार में 20-25 हज़ार रुपये भी कमाने वाला बहुत ही परेशानियों में अपना समय काटता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर जी रहा है, जो मेंटली फ्री है, स्ट्रेस नहीं है, और सोशल स्टेटस उसका अच्छा है, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा नेशनल डेवलपमेंट में। वहीं बिहार में या झारखंड में जो 20-25 हज़ार कमा रहे हैं ना, उनकी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं होती है, उनका सोशल कनेक्शन भी उतना अच्छा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा, हमारे बच्चे को अगर कोई हेल्थ इशू हो गया तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्राइवेट में दिखाना होगा। तो इस तरीके से उनका जो पैसे का ड्रेन है ना वो गलत दिशा में चला जाता है, और यहाँ टोटल ये लोग अपना सेविंग्स में करते हैं। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन भी बहुत मायने रखता है। तो ये है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो है ये हेल्थ की सर्विसेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है प्रॉपर होगा तो क्या होगा, बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे, प्रमोटिंग वेलबींग,
ending extreme poverty, and worldwide 17% of people low and middle income countries are pushed into poverty because of health spending। चूँकि कोई भी बीमारी आ जाती है तो बीमारी में पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। एक तो बंदा जो कमाने वाला है वो घर बैठ गया, दूसरा उसके बीमारी में पैसे ज़्यादा खर्चा होने लग गए तो वो गरीबी में खुद ब खुद गिर जाता है, उस गरीबी की गहराई में। तो इस चीज़ से बचाने के लिए यूएचसी बहुत ज़रूरी है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये अगर 5-4 डोमेन जो है ना, अगर इस पे काम होगा तो यूएचसी जो है कंट्रीब्यूट करेगी नेशनल डेवलपमेंट में। हाउ एब्सेंस ऑफ यूएचसी में पुश पीपल इनटू पॉवर्टी, वो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि हाउ हाई आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, दवाओं पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कंसल्टेशन पे। कंसिडरेबल लेस ऑफ इनकम ड्यू टू इलनेस, और इलनेस की वजह से इनकम भी ख़त्म हो गई। काइंड्स में हैव ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल वर्कफोर्स, बच्चे स्कूल छूट जाते हैं क्योंकि पैसा हेल्थ में ज़्यादा लग गया। पुअर फैमिलीज बोरो एट हाई इंटरेस्ट रेट, और जो है गरीब जो है गरीबी के डेप्ट में फंसता जाता है क्योंकि 10% और 5% से 10% 12% इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा उठा लेता है लोकल के लोगों से। एंड पुअर फैमिलीज माइट बी फोर्स टू सेल एसेट्स टू कवर मेडिकल एक्सपेंसेस, और घर बेच के, ज़मीन बेच के लोग अपनी दवाइयाँ कराने लग जाते हैं। वेल्थ जनरेशन, रेजिलियंस डिविडेंड इन टाइम्स ऑफ हेल्थ क्राइसिस, और जापान का जो कोविड में निकल के आया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोविड-19 रिस्पॉन्स इज कपल्ड विद इफेक्टिव पब्लिक फाइनेंसिंग पॉलिसीज एंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस विद द यूनिफॉर्म फी शेड्यूल हैव बीन इफेक्टिव इन टैकलिंग द पेंडेमिक एंड एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 3.8 है। इन कन्वर्सन स्पिरिचुअल वेलबींग क्या है, तो ये दोनों लोगों में कन्वर्सेशन है। एक कहता है कि फिजिकली फिट रहने के लिए दौड़ वोड़ लगा तो रहे हैं, उसमें क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअल वेलबींग की। तो वो जो उसका दोस्त है वो बताता है कि नहीं, स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना, योग करना, ध्यान करना, जो कि आपको ओवरऑल हेल्दी रखेगा, उसकी जो है इम्पोर्टेंस बताता है। तो इस कन्वर्सेशन का मेन ये है। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन इन इंडिया टू एंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल। इंडिया इज़ कमिटेड टूवर्ड्स अचीविंग यूएचसी बाई 2030, यानी 2030 तक जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने की बात करी। इंडियाज पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स increasing coverage and access to health services. These measures include policies, programs and schemes guiding India's universal health coverage. अब नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि यूएचसी के लिए जो है पूरा जोर शोर लगा के काम कर रहा है यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को और उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। इट इन्वेसेस अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज दैट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स। तो एनएचएम के अंडर बहुत सारे एनएचएम के अंडर एनसीडी और सीडी, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है फोर्स किया जा रहा है कि इसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए इसकी सर्विसेज को। अंडर द मिशन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट यूटीज टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इट एनकम्पासेस 2 सब मिशन, क्या है, एनआरएचएम और एनयूएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पहले आया 2005 में और 2007 में आया, और उसके बाद में फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया 2009 में। आई थिंक इसका डेट का देख लेना, थोड़ा मैंने बाद में क्लियर कर दूंगा मैं इसको थोड़ा सा, बट ये है कि 2005-07 के आसपास ही आया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई। इट एम्स टू अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिलीवरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट ऑल एट अफोर्डेबल कास्ट। मतलब कि जो है जितना अफोर्ड कर पाए लोग, कम से कम रुपयों में बेहतर से बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात करता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि 2017 में आया। ये डेट आप याद रखना, ये ईयर याद रखना। तो उसके बाद में आयुष भारत योजना आई, जो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम सेलेक्टिव अप्रोच टू हेल्थ केयर टू डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज स्पैनिंग प्रिवेंटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव, ये 5 डोमेन याद रखना। इट हैज़ टू कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यानी HWC जिसको बोलते हैं, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दोनों याद रखना। ABPMJY प्रोवाइड्स अ हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। अब ये जो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर है ना, ये 5 लाख पर पर्सन हो गया है, पर पर्सन हो गया है।
तो इसको ध्यान रखना, इसमें चेंज हुआ है। हॉस्पिटल टू द पुअरेस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन, तो 40% जो पॉपुलेशन है पुअरेस्ट, उनको ये हेल्प करेगी। और ये 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो PHH हैं या BPL फैमिली हैं उनको जो है इसका लाभ दिया गया है। अभी बीच में थोड़ा सा नियमों में बदलाव हुआ था कि कम से कम 6 पीपल्स होने चाहिए कैंडिडेट आपके राशन कार्ड में, तभी बनेगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम। तो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्राइमरी लेवल पे सब हेल्थ सेंटर्स आते हैं जो कि 3000 से 5000 पॉपुलेशन कवर करते हैं। और दूसरा PHC आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगभग 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन कवर करता है। अब सब हेल्थ सेंटर को ही यहाँ पे HWC बना दिया गया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कौन होता है? CHO होते हैं। CHO कौन होता है? जो ANM या GNM किए हुए होते हैं या BSc नर्सिंग होते हैं। तो ये सबसे ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं CHO। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम अब चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नाम चेंज हुआ है। सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है जो कि 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन पे होता है। और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसके ऊपर होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को टर्सरी लेवल पे रखा गया है। और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं जिसको रिसर्च सेंटर बोलते हैं उसको भी टर्सरी लेवल पे रखा गया है। तो ये भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर है। अगर सबसे ग्रास रूट लेवल की बात की जाए तो कौन होता है? आशा वर्कर होती है। ठीक है, आशा वर्कर होती है। आशा का फुल फॉर्म क्या है आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना। और आशा वर्कर होती हैं 1000 पॉपुलेशन पे एक, जो आइडियल साइज होना चाहिए। उसके बाद में आंगनवाड़ी होती है। आंगनवाड़ी ऐसे तो ICDS स्कीम में आती है। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। बट चूँकि जो इम्यूनाइजेशन और ये सब है तो ये आशा आंगनवाड़ी से जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम से भी ये अटैच्ड है आंगनवाड़ी। उसके बाद में फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, फिर PHC, फिर CHC, फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उसके बाद में आपका रिसर्च सेंटर या मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये आपका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें डिजिटल मिशन में ये कहा गया कि डॉक्टर्स भी सब डिजिटलाइज्ड हो जाएं, सबका जो है एक्सेस डिजिटल हो जाए, यानी उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस पद पे हैं। उसके बाद में पेशेंट का भी जो डिटेल है, सिंपल सी बात है, पेशेंट का क्या है कि आभा ID बन जाए। ठीक है, आभा ID बनने से क्या होगा कि पेशेंट ने सपोज करो एक बार अपना ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा, उसने सपोज करो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। अब न्यूरोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखा, CT लिया या NCCT हेड लिखा। NCCT हेड का जो पिक्चर है वो इसके इस ID पे अटैच्ड हो जाएगा, रिपोर्ट अटैच्ड हो जाएगा। फिर उसको बार बार जब दोबारा हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए आना है तो वो सारा कुछ लेके नहीं आना, इसी ID को डालते ही सब कुछ आ जाएगा। तो ये सेंट्रल डिजिटल सिस्टम जो चल रही है बात कि एक ही जगह से आपका ID डालते ही सारा डिटेल आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था वो आ जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए जो है डिजिटलाइज किया जा रहा है। प्लस जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे लोग हैं उनको E-संजीवनी और E-संजीवनी के अलावा जो टेली कंसल्टेंसी के लिए अलग अलग जो है वेबसाइट बनाई जा रही है, उसके थ्रू उनको जो है विद द हेल्प ऑफ CHO ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सके, एक्सपर्ट ओपिनियन उनको दिलाया जा सके। इसके लिए डिजिटल मिशन की बात चल रही है। आयुष्मान आप लोगों को देखा गया होगा कि कई जगह पे हॉस्पिटल में जाने के बाद कहते हैं कि टोकन नंबर आभा ID बना के उससे टोकन नंबर लेके आओ तभी स्लिप बनेगा। तो उसमें थोड़ा सा हार्डशिप भी है, बट हाँ ये है कि धीरे धीरे उस पर काम होगा तो बेहतर होगा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जो बनाया जा रहा है उसी को आभा ID बोलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स क्या है? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जिसको NMHP बोलते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आता है DMHP जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करता है साइकियाट्रिस्ट, PSW, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक नर्सेज, और 2-3 पोस्ट और होते हैं जो केस रजिस्ट्री वगैरह के लिए होते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, मतलब बुजुर्गों के लिए जो काम करते हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिकली बनाया जाता है 10-20 बेड का। उसके बाद में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना,
और फिर है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, फिट इंडिया कैंपेन, ईट राइट मूवमेंट। जो ये PMSSY है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, PGI हॉस्पिटल हो गए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने का। तो ये PMSSY आप जब वेबसाइट खोलोगे तो उसके ऑब्जेक्टिव में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, उसमें वेबसाइट में ही लिखा हुआ है। तो ये PMSSY पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप पढ़ के रखना। और उसके बाद में फिट इंडिया कैंपेन, ईट राइट मूवमेंट तो है ही है। स्टेप्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कैसे क्या स्टेप लिए जा रहे हैं कि जिससे जो अफोर्डेबिलिटी है और क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो उसके लिए क्या क्या है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPA, इसका क्वेश्चन ये फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हैज़ मेड एफर्ट टू इम्प्रूव द अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन बाय सेटिंग प्राइस सीलिंग ऑन एसेंशियल मेडिसिन एंड ऑन सेलेक्टेड कॉमनली यूज्ड मेडिकल डिवाइसेस। जो दवाइयाँ हैं जो बहुत ही एसेंशियल है, उनका जो प्राइस है ना, MRP है, वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। इसीलिए आप देखोगे मेंटल इलनेस के लिए जो मेडिसिन है ना, वो बहुत ही नॉमिनल रेट पे होती हैं, बहुत सस्ती होती है, चाहे प्राइवेट कंपनी की ही क्यों ना हो। तो उसमें भी बहरहाल लोग जो है लगा लेते हैं, अपना सेंध मार लेते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो है वो यही है। इन एडिशन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्रीज्ड द सप्लाई ऑफ जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स थ्रू द लॉन्च ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र, PMBJP, जो ये जन औषधि केंद्र है। तो जन औषधि केंद्र के माध्यम से दवाओं में काफ़ी ज़्यादा रेट पे गिरावट आई है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी, इसीलिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। क्वालिटी केयर का हमने पहले ही बता दिया कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है एक्सपर्ट्स को रखे जा रहे हैं, जिससे जो केयर की क्वालिटी है वो बेहतर हो। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, अब ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आयुष मिनिस्ट्री बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था। आयुष का मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थे ट्रीटमेंट के, आयुर्वेदा हो गया, वाई से योग हो गया, और यू से यूनानी हो गया, S से सिद्धा हो गया, और H से होम्योपैथी। तो ये हमारे गांव देहात में बहुत सारे बुजुर्ग हुआ करते थे, या उनका खानदानी अपना पेशा हुआ करता था, तो इनको कुछ कुछ जड़ी बूटियों का और दवाइयों का ज्ञान था, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी का, जिसके माध्यम से वो इलाज करते थे। या अभी भी मालिश करने वाले, जिसको क्या बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं कुछ कुछ जगह पे, तो कुछ जगह पहलवान बोलते हैं, तो वो जो है ट्रीट कर देते थे नॉर्मल जो नस वस की बीमारी होती थी। तो उसको प्रमोट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री बनाया गया था 2014 में। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए था। उसके बाद में आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना, ये AOGUSY, ये याद कर लेना क्योंकि ये नया है, ये बाद में बनाया गया है। ऑगमेंटिंग क्वालिटी ऑफ आयुष ड्रग्स, जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी, इसके जो दवाइयाँ हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए AOGUSY बनाया गया। आयुर्वेदा आहार, टू इंश्योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी आयुर्वेदा फूड। आजकल एक नया ट्रेंड चला है ना, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड के नाम पे खूब आपने देखा होगा, ये एक इमोशंस को बेचा जा रहा था। क्या था वो, ट्राइबल कम्युनिटी जो हक्का क्या है उसका, हक्का कम्युनिटी, उसके जो है ना ऑयल भी बेच रहे थे, उसका खूब मार्केटिंग हो रहा था। तो उसमें भी ये देखना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, या सिर्फ इमोशंस को बेचा जा रहा है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये भी एक इनिशिएटिव है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जा रहा है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, मतलब एम्स है उस तरीके से। सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिंग मेडिसिन एंड रिसर्च, जैसे ICMR है वैसे CIMR बनाया जाएगा, जिससे एलोपैथी, होम्योपैथी सबका जो है एक सेंट्रलाइज्ड रिसर्च हो सके। ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिस्पेंसिबल फॉर अचीविंग UHC, जो अभी हमने डिस्कस की। फैक्टर्स बिहाइंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्या फैक्टर है? इंक्रीज लेवल ऑफ क्रॉनिक इलनेस, जो क्रॉनिक बीमारी है वो बढ़ रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। पॉपुलेशन एजिंग एंड एस्केलेटिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, रिकंडल्ड इंटरेस्ट इन होल पर्सन केयर एंड डिसीज प्रिवेंशन, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, इंक्रीजिंग डिससेटिस्फैक्शन विद एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। एक लेवल पे सब लोग एलोपैथी का बड़ा बुराई करने लग गए हैं,
तो वो भी एक है कि उसका अल्टरनेट बना के रखना। हाउएवर देयर आर सर्टेन एसोसिएटेड चैलेंजेस दैट प्रिवेंट देयर वाइड स्प्रेड यूज। दीज आर क्या है, लैक ऑफ सिस्टमिक डेटा एंड एविडेंस, इनसफिशिएंट फाइनेंस सपोर्ट और इनएडिक्वेट मैकेनिज्म टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ इट्स। तो इसलिए भी सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कोई जैसे ICMR जो है ना, अभी तक क्या है एलोपैथ के ही रिसर्च ज़्यादा आए हैं, तो अब जो आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, इनके भी मेडिसिन पे रिसर्च होने लग जाएंगे, तो उससे ही पता चलेगा कि जो हमारा एक बना के रखा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सबसे बड़ी भूल है। हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो। कोई भी केमिकल आपके बॉडी में जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा, कुछ नुकसान होता है। तो इसलिए इसका रिसर्च बेस, डेटाबेस बनाने की बात चल रही है। अदर इनिशिएटिव, इनोवेटिव इनिशिएटिव हेल्पफुल इन अचीविंग UHC। तो क्या है, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। और ये जो मिशन इंद्रधनुष था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.2 टू अचीव 90% वैक्सीनेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स, यानी 2 साल से कम के बच्चों का 90% जो है वैक्सीनेशन कराना। प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो इसके लिए है, कुकिंग गैस के लिए। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल एंड सोशल सपोर्ट फॉर ऑल नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बेनिफिशरीज विद ट्यूबरक्लोसिस। तो TB मुक्त भारत बनाने के लिए कितना प्रयास किए जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय विज्ञान आयोग जो नेशनल मेडिकल कमीशन बना है, वो भी इन चीज़ों को देख रहा है। किनको रिप्लेस किया है, रिप्लेसिंग द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI को रिप्लेस किया है NMC ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट लाइक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च वॉज एस्टेब्लिश टू इवेलुएट ऑल मेडिकल टेक्नोलॉजीज। जो मेडिकल टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, कितनी इंडिया के पॉपुलेशन के लिए फिट है, वो चेक करना। अचीवमेंट्स मेड बाय इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर, क्या अचीवमेंट हुआ है ये देख लेते हैं। तो इज़ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अप्रोच सस्टेनेबल, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्या वो सस्टेनेबल होगा। हेल्थ केयर इज़ अ मेजर एमिटर ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स दैट एडवर्सली अफेक्ट हेल्थ। कह रहे हैं कि जो कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जो है हेल्थ पे और जो है एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैसेज एंड क्लाइमेट चेंज, रेफर टू द इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक मतलब इसमें दिया हुआ है। ग्लोबली हेल्थ केयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 5% ऑफ टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। UHC में अग्रवेट दीज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। तो ये कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है तो ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को जो है ना और बढ़ा भी सकता है, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे। इन दिस रिगार्ड WHO हैज़ पुट फॉरवर्ड अ विजन डॉक्यूमेंट दैट चार्ट्स और एक्शन फॉर फॉस्टरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया है, वेस्ट जनरेशन एंड कार्बन प्रोडक्शन इन हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे किया है कि API प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन, डिवाइस प्रोडक्शन, उसके बाद में पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट यूज एंड एंड ऑफ लाइफ डिस्पोज्ड। तो ये सारे चीज़ों पे मॉनिटरिंग करेंगे और उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। एडॉप्टिंग अ नेशनल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी फॉर हेल्थ सिस्टम। तो इसमें क्या ये कर रहे हैं ये देखना ज़रूरी है। मिनिमाइजिंग एंड एडिक्वेट मैनेजिंग वेस्ट एंड हजार्डेड केमिकल, जिसको बायो वेस्ट BMW बोलते हैं, बायो मेडिकल वेस्ट। Promoting an efficient management of resources, sustainable procurement, reducing health system emissions of air pollutants and greenhouse gases, prioritizing disease prevention, health promotion and public health services, engaging the health workforce on agent sustainability, increasing community resilience and creating incentive for change, promoting innovative models, and आप लास्ट में आ जाएगा मिनिमाइजिंग एंड एडिक्वेट मैनेजमेंट वेस्ट, जो वेस्ट है उसका कैसे मैनेजमेंट होगा। तो इन चीज़ से सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द की रोड ब्लॉक्स इन अचीविंग द, जो रोड ब्लॉक्स हैं यानी जो प्रॉब्लम है जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए, वो क्या है। क्रोनिकली अंडर फंडेड, बहुत कम फंड मिलता है, यानी 2% ऑफ GDP से भी कम है इंडिया को जो फंड मिलता है। उसके बाद में अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर, जो कि जिसका कोई रेगुलेशन नहीं। अराउंड 74% ऑफ आउट पेशेंट केयर एंड 65% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन केयर आर प्रोवाइडेड थ्रू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी लगभग 74% पॉपुलेशन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेता है।
तो ये प्रॉब्लम है। व्हाट आर द की रोड ब्लॉक्स इन अचीविंग द गोल ऑफ यूएचसी? अब क्या की रोड ब्लॉक्स हैं यूएचसी को अचीव करने में? क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, यानी जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, यानी कोई भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, ये प्रॉब्लम है। हैड बीन एनहांस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री, बट दिस एक्ट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बाई ऑल द स्टेट्स। तो ये याद करके रखना, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो है एक डॉक्टर बन जा रहा है, कोई भी बीएमएस करके बीयूएमएस करके एलोपैथ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, सर्जरी करना स्टार्ट कर देता है, तो ये माल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, स्ट्रगलिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। आप पीएचसी में चले जाओगे, बहुत रेयरली आपको इलाज मिलेगा। और उसके बाद में ये देखो आप, जो रोल ऑफ पीएचसीज इन अचीविंग यूएचसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो अपना क्वालिटी ऑफ केयर नहीं दे पा रहा है। जैसे चाइल्ड हेल्थ को लेके सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं लोग, इम्यूनाइजेशन के लेके, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एंड चाइल्डहुड ओमिसेस के लिए जो नियर बाई लोग हैं वहीं पहुंचेंगे। दैट इज़ फॉर मलेरिया, निमोनिया एंड डायमोनिया। हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ HIV, एड्स, कंट्रोल फॉर ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। उसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बिहेवियरल चेंज, इंक्रीज केयर यूटिलाइजेशन, डायबिटीज़, अस्थमा मैनेजमेंट, इवन आपका मेंटल इलनेस भी इसी में आ जाएगा। पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ में क्या क्या प्रोवाइड होता है, साइको सोशल काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और ट्रीट और प्रिवेंट मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सारे चीज़ ओवरऑल जो है पीएचसी को एनहांस करने, पीएचसी में ये सर्विसेज एनहांस अगर होंगे तो यूएचसी की एम ऑब्जेक्टिव पूरी होगी। बट ये सारी चीज़ें क्या मिल पाती हैं? मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ आप देखते हो बहुत कम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो पाता है पीएचसी लेवल पे, कहीं ना कहीं सीएचसी पे लाना ही पड़ता है। तो ये सब रोड ब्लॉक्स हैं जो यूएचसी यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने में रोकते हैं। चैलेंजेस इन अफोर्डेबिलिटी, तो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर, आपको पता ही है कितना प्राइवेट में पैसा लगता है। 55 मिलियन इंडियंस वर पुश्ड इनटू पॉवर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। 2017 का जो डेटा है वो बताता है। इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोग कराते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडियाज मिसिंग मिडल रिपोर्ट 2021 बाई द नीति आयोग बताता है कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज devoid of financial protection for health. Key reasons for lower uptake of health insurance include low awareness and difficulty understanding complex insurance policies, missing middle population is highly price sensitive, lack of insurance products of outpatient care। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना वो यूएचसी को अचीव करने में एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। अदर प्रोमिनेंट चैलेंजेस जो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लो हेल्थ अवेयरनेस, inadequate preventive health care, blended financing, reimagining healthcare financing in India। क्या है? benefits of leveraging blended financing in healthcare sector, reduces the risk premium, current healthcare investment landscape in India and funding gaps, reduces dependency on government debt, builds a pipeline of commercial viable social impact projects। तो ये सब जो है ना बेनिफिट्स स्टार्टिंग में देखा जाए तो प्रॉब्लम मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर इनिशिएटिव जिस हिसाब से लिया गया है अगर इसको एनहांस करना है तो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, बस इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। व्हाट आर द सजेशन टू अटेन यूएचसी? सजेशन तो आप लोग इस सजेशन को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि सजेशन इसमें क्वेश्चन में आएगा नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, वो 39 मिनट तक पहुंच चुका है, लगभग 20 मिनट का और रहेगा, देखते हैं। थोड़ा सा इस पे एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है ये देख लेते हैं। 1.35% ऑफ जीडीपी, 41.41% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर 2019-20। तो ये गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है। ओवरऑल देखेंगे 1.35 लगभग जीडीपी का। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 47.1% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर।
हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना है? 41% ऑफ हाउस होल्ड्स विद एनी यूजुअल मेंबर कवर्ड अंडर अ हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? एज पर NFHS 5 2 हो गया है, यानी अब 2 बच्चे एक कपल पैदा कर रहा है एवरेज। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है? 41.9 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35.2 चला गया। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 24.9 चला गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ 2018-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितने पे मेज़र किया जाता है? तो वो 1 लाख पे मेज़र किया जाता है। बाकी ये सब 10,000 पे मेज़र किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। इंस्टीट्यूशनल बर्थ 88.6, यानी अब जो है ये काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब जैसे पहले घर में दाई लोग करा लेती थी जो बच्चा पैदा, उसमें रिस्क बहुत होता था कम्युनिकेबल डिजीज़ होने का या और तरीके के डिजीज़ होने का। तो अब वो जो है हॉस्पिटल में जाके इलाज करा के, हॉस्पिटल में एडमिट करा के डिलीवरी कराने की जो प्रथा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब 88.6% लोग जो है हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराते हैं। लो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, यानी एक डॉक्टर है 834 लोगों के ऊपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग बोथ एलोपैथिक डॉक्टर, आयुष डॉक्टर। और अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर 1000 प्रिस्क्राइब्ड बाय द WHO कहता है कि 1000 पे एक होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस इनके डाटा के हिसाब से तो ये इस जो है अचीव कर लिया है, बट मेरे हिसाब से ये अभी कम है। जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी अराउंड 22/3 population in rural areas at 73% of the public hospital beds in urban areas। उसके बाद में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का डायमेंशन ऑफ UHC एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे। क्या है? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो इम्यूनाइजेशन के लिए है। ये अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और हेल्थ केयर को मॉनिटर करने के लिए है। ये इक्विटेबल एक्सेस बाय टेक्नोलॉजी, और ये होलिस्टिक हेल्थ इंटरवेंशन एट ऑल लेवल्स। डिजिटल हेल्थ की बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट डिजिटल हेल्थ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन सिस्टम, ई संजीवनी, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज, पोषण दीदी यानी चैटबोट बेस्ड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, निक्षय 2.0 पोर्टल, कम्युनिटी सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट निक्षय के लिए है। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टिंग एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट, ये टेली मानस जो कि 14416 इसका नंबर है। फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड मेंटल हेल्थ केयर के लिए 10.6% ऑफ एडल्ट इन इंडिया सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, ये याद कर लो। 10.6 लोग लगभग जो है मेंटल इलनेस से परेशान है। ट्रीटमेंट गैप फॉर मेंटल डिसऑर्डर रेंज्ड बिटवीन 70 to 92% ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 का ये डेटा है। की इनिशिएटिव टू डील विद द इशू ऑफ मेंटल इलनेस, किरण हेल्पलाइन काम करता है, टेलीमानस काम करता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मॉनिटरिंग के लिए है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, और मनोदर्पण है। पैलिएटिव केयर क्या है? अकॉर्डिंग टू द WHO 56.8 मिलियन पीपल नीड पैलिएटिव केयर विच वुड बी डबल्ड बाय 2060, यानी ये 56.8 का 2 गुना हो जाएगा। 2060 तक इतने लोगों को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होगी। इन इंडिया ओनली 1 to 2% ऑफ पीपल इन नीड ऑफ पैलिएटिव केयर आर एबल टू एक्सेस इट। नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर NPPC 2012 अंडर NHM, ये पैलिएटिव केयर के लिए काम करता है। तो बेसिकली GHI भी देख सकते हो आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का रैंक 111 है 125 देशों में, और स्कोर 28.7 है। कैटेगरी सीरियस ऑफ GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल जो मॉनिटर करता है। साउथ एशिया एंड अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा रीजन्स हैव द हाईएस्ट हंगर लेवल, तो सबसे ज़्यादा कौन है? साउथ एशिया एंड अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल हंगर क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एंड योजना, पोषण अभियान, और पोषण ट्रैकर, ईट राइट मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको कवर कर लिया। थोड़ा आगे देख लेते हैं। रेयर डिजीज़ पे क्वेश्चन बना है, तो रेयर डिजीज़ किसको बोलते हैं इसको पहले देख लेते हैं। रेयर डिजीज़ को ऑर्फन डिजीज़ भी बोला जाता है, एंड ड्रग्स टू ट्रीट देम आर कॉल्ड ऑर्फन ड्रग्स। तो रेयर डिजीज़ को
ऑर्फन ड्रग डिसऑर्डर बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं, और उसमें जो दवाइयाँ काम आती है उसको ऑर्फन ड्रग्स भी बोलते हैं। 80% ऑफ रेयर डिजीज आर जेनेटिक एंड 1.4% ऑफ न्यू बॉर्न चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाई देम। ऑल पीडियाट्रिक कैंसर्स आर रेयर। तो जो पीडियाट्रिक कैंसर्स हैं, बच्चों में जो कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं या कैंसर पाए जाते हैं, वो भी ऑर्फन डिजीज़ में ही काउंट होते हैं। तो ऑर्फन डिजीज़ क्या होता है और क्यों होता है और उसका इलाज क्या है, ये सब चीज़ के बारे में, और उसकी जो RAN है नहीं, राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे कवर करता है रेयर डिजीज़ को, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एम्स के एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। तो रेयर डिजीज़ एज ए पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ इन इंडिया क्या है? एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का एब्सेंस है। इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड इनकन्सिस्टेंस and has implications for access to treatment and for research and development. Lack of epidemiological data, जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा की यानी जनसंख्या जो हमारी है पूरी, उसमें कितनी इस डिसऑर्डर्स का बर्डन है, कितने लोगों में है, ये सब बहुत मुश्किल से पता चल पाता है। मार्जिनलाइजेशन इन पॉलिसी मेकिंग, सब ऑप्टिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट और अदर इशूज़, बहुत सारे इशूज़ हैं। इनिशिएटिव जो लिए गए हैं रेयर डिजीज़ को लेकर इंडिया में क्या है? एग्जम्पशन ऑफ ऑल फूड एंड ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज़ imported by people for personal use from custom duty. National policy for rare disease NPRD 2021 for promotion of research and development for diagnosis and treatment of rare disease. Production linked incentive scheme for pharmaceuticals covers orphan drugs manufacturers. National registry by the ICMR for collecting epidemiological data for rare disease and other inherited disorders. Digital portal for crowdfunding एंड वॉलेंट्री डोनेशंस फॉर पेशेंट ऑफ रेयर डिजीज़। तो ये इनिशिएटिव लिए गए हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट रेयर डिजीज़ के लेके। अब डिफ़ाइन कैसे करोगे रेयर डिजीज़ क्या है? तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन विल हेल्प द रिसर्च लोकल ड्रग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर रेयर डिजीज़ कम्युनिटी। एस्टैब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इट कैन प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर, रिसर्च एंड सपोर्ट फॉर पेशेंट। ओनली 11 COEs यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। सिर्फ 11 से सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो रेयर डिजीज़ को डील करते हैं। इम्प्रूविंग डायग्नोसिस मेजर्स सच एज न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्टिंग एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव डायग्नोसिस रेट्स। टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, जो ATG फॉर्म है, तो ये भी याद रखना। ATG फॉर्म जो है ना टैक्स बेनिफिट देता है अगर कोई CSR या कोई ऐसे जो है बच्चों को रेयर डिजीज़ में डोनेट करता है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन, उसके बाद में न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइन क्या है? जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, नोटो एंड सोटो, ठीक है। तो नोटो काम करता है नेशनल लेवल पे, सोटो काम करता है स्टेट लेवल पे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम इन इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस टू द नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस। Citizens do not need domicile for registering organ donation in any state. Even those above 65 years of age can register to receive an organ or for transplantation from deceased donors. Deceased donor मतलब जिसका ब्रेन डेड हो गया है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक आया है, या जिसकी सिर्फ सांसें चल रही हैं, या उसकी डेथ हो चुकी है या डेथ होने के कगार पे है, ठीक है, तो उसको डिसीज डोनर बोलते हैं। नो रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम पेशेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। These developments come in the backup of Ministry of Health and Family Welfare is working the one nation one policy for organ donation and transplantation. ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन जो इंडिया में जो उसका अवेयरनेस है वो बहुत कम है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए काम किया जा रहा है। ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इज रिमूविंग एन ऑर्गन फ्रॉम वन पर्सन और दूसरे में जो है सर्जिकली प्लेस करना, तो इसको ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ऑर्गन डोनेशन कैन आइदर बी फ्रॉम अ लिविंग डोनर और डिसीज डोनर, तो जो जिंदा व्यक्ति है उससे भी ऑर्गन लिया जा सकता है और जो डिसीज्ड है उससे भी लिया जा सकता है। तो जो जिससे जिंदा है, जिससे लिया जा सकता है, तो उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
प्रेजेंट स्टेटस क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स, 17.8% ऑफ ऑल ट्रांसप्लांट्स ऑर्गन फ्रॉम डिसीज डोनर्स एंड 1.5 to 2 लाख पीपल नीड अ किडनी ट्रांसप्लांट ईच ईयर। मतलब इंडिया का डाटा कहता है कि लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को हर साल जो है किडनी की ज़रूरत होती है, और 17.8% ऑफ ऑल ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स फ्रॉम डिसीज डोनर्स की लगभग 17.8% जो ऑर्गन लिए जा रहे हैं वो डेथ हो चुके मरीजों से, डेथ हो चुके व्यक्तियों से लिए जा रहे हैं। और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं ऑर्गन के। नीड ऑफ वन नेशन वन पॉलिसी, क्यों, ऑर्गन रिसिपिएंट लिस्ट विल बी स्ट्रीमलाइंड, इम्प्रूव द ऑर्गन डोनेशन अकाउंट एक्सेप्टेंस रेट, ग्रोविंग जीरियाट्रिक पॉपुलेशन और इम्प्रूव अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। लॉ एंड रेगुलेशन क्या है, द ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 एक्सेप्ट ब्रेन डेथ, establishes the National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTO) and State Organ and Tissue Transplant Organization (SOTO) to oversee organ transplantation. Transplantation of Human Organ Amendment Act 2011 में आया और 2014 में इसको जो है नोटिफाई किया गया। तो ये सब जो है रूल रेगुलेशन है ऑर्गन से रिलेटेड। आशा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चूँकि आशा वर्कर एक स्ट्रॉन्ग हमारा पिलर है इस हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाने का। तो ग्रास रूट सोल्जर्स इनको बोला जाता है। रोल ऑफ आशा, आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये याद रखना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, फुल फॉर्म। और कितने पॉपुलेशन पे, तो ये 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा को रखे जाने की बात कही जाती है। रोल ऑफ आशा इन कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट सबने देखा है, रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्रिटिकल रोल प्लेड बाई आशा ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, वो सबको पता ही है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, यानी फीमेल को ही रखा जाता है। और ये जो है अंडर NRHM फंक्शन है। NRHM कब आया था, 2005 में, जो हमने पहले बताया था। और द कोर ऑफ आशा प्रोग्राम हैज़ बीन एन इंटेंशन टू बिल्ड अ कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। सिग्निफिकेंस क्या है आशा वर्कर का, ये सबसे ज़्यादा जो है कनेक्टेड रहती हैं गांव की औरतों से। तो इम्प्रूव मैटरनल केयर, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उनका जो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर से पहले उनकी रजिस्ट्रेशन करानी होती है डिलीवरी की, मतलब प्रेगनेंसी की, तो उसमें हेल्प करती हैं। इंक्रीज्ड एक्सेस टू PHC, यानी PHC तक ले जाने में मदद करती हैं। इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स लाइक मेकिंग कंट्री पोलियो फ्री एंड बेटर आउटरीच टू गैप ग्रुप्स दैट आर टिपिकली अनरिचेबल, जो अनरिचेबल हैं, जिनमें कम्युनिकेशन की इशूज़ है, कम्युनिकेशन गैप है। तो आशा वर्कर एक ब्रिज का काम करती है कम्युनिटी और हॉस्पिटल के सर्विसेज से या डॉक्टर्स से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका रोल। इनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो है इनएडिक्वेट कंपनसेशन, बहुत कम सैलरी मिलती है इनको, आगे बढ़ाया जा सकता है। पैट्रियार्कल हार्डल्स है, क्योंकि ये सब फीमेल ही होती हैं आशा वर्कर, और मेल के साथ जो है बात करना, मेल के साथ काम करना बहुत टफ होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई वर्कलोड, अदर डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लाइक ट्रेनिंग की शॉर्टेज होती है, फैमिली डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, एटीट्यूड ऑफ हेल्थ स्टाफ, और हेल्थ स्टाफ इनको बहुत ही कम आंकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वे फॉरवर्ड में देखेंगे तो डेवलप मैकेनिज्म फॉर हायर एंड टाइमली इंसेंटिव, इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज फॉर आशा, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट अ होल गवर्नमेंट अप्रोच, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, एनहांस सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ फंक्शनरीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आशा वर्कर के लिए और मोर देन 70 ईयर्स वाले पीपल के लिए। अभी क्या किया गया है, आयुष्मान भारत जो हेल्थ स्कीम है उसके तहत कवर किया गया है। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यूथनेसिया होता है मर्सी डेथ, मतलब गौरवपूर्ण मृत्यु का जो है अधिकार होता है। तो यूथनेसिया में 2 तरीके की यूथनेसिया होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव में विद द हेल्प ऑफ हॉस्पिटल प्रोफेशनल्स या हायर डॉक्टर्स कमेटी, उसको जो है जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए पेशेंट को, तो ये एक्टिव यूथनेसिया है। पैसिव में जितने भी सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाए,
यानी अगर कोई लगातार 2 महीने 4 महीने 6 महीने से बहुत पेनफुल इन्वायरमेंट में रह रहा है, बहुत पेन में रह रहा है, या उसको पता ही नहीं है, सिर्फ उसका सांस चल रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो जिंदा है, तो वो फैमिली के कंसेंट से या पेशेंट के कंसेंट से, अगर पेशेंट कंसेंट देने लायक है तो उसके सपोर्ट सर्विस को हटा लिया जाता है, तो उसको पैसिव इथनेसिया बोलते हैं। तो इंडिया में एक्टिव इथनेसिया को अप्रूवल नहीं दिया गया है, पैसिव इथनेसिया को अप्रूवल दिया गया है। इसके कई सारे केस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे जजमेंट दिया है, वो आप पढ़ सकते हो। ये केस वही सब है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि बना भी है कई बार, एक्टिव और पैसिव क्या होता है। तो मेजर चीज़ हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से मैंने मेजर चीज़ें तो कवर कर ली हैं। 2 चीज़ें और हैं जो बता रहा हूँ आपको, कि आप माल न्यूट्रिशन कम्स इन मेनी फॉर्म्स, तो ये 3 चीज़ों पे देखी जाती है, स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी पे। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। और क्या है ऐसा, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। मेंटल हेल्थ पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आजकल। मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग वेयर एन इंडिविजुअल realizes their capabilities, can cope with the normal stresses of life, work productively and as able to contribute to their community। ये mental health का definition है। mental illness also called mental health disorder refers to a wide range of mental health conditions like depression, anxiety disorder, schizophrenia, eating disorder and addictive disorder। करंट स्टेटस ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया क्या है? पीपल लिविंग विद मेंटल इलनेस 1 आउट ऑफ 7, 7 लोगों में से 1 लोग मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। पीपल्स कैन नॉट एक्सेस ट्रीटमेंट मोर देन 80%, 80% से अधिक लोग जो है ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। प्रिवलेंस ऑफ सुसाइड इन इंडिया 1.3 लाख इन 2019, 2019 में 1.3 लाख लोगों ने सुसाइड किया। कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज बॉर्न बाई इंडियन फर्म्स 14 बिलियन पर ईयर। जो एक मेंटल हेल्थ इशूज़ की वजह से लॉस हो रहा है वो लगभग 14 बिलियन एक साल का लॉस हो रहा है इंडिया का। की इनिशिएटिव टू डील विद द इशूज़ ऑफ मेंटल इलनेस क्या है? किरण हेल्पलाइन नंबर है, टेली मानस है जो 14416 है, मनोदर्पण है, और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, रेड्स पाथ फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। तो ये याद रखना, रेड्स भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया, और इसने क्या किया है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्होंने सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था ये। उसके बाद में बैन्स ट्रीटमेंट ऑफ माइनर्स बाय इलेक्टिव शॉक जो ECT दिया जाता था माइनर्स को, वो विदाउट कंसेंट नहीं दे सकते। डिस अलाउज सेकुलिजन ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट को बांध के रहते थे वो नहीं अलाउ कर रहे हैं अब। मॉनेटरी पेनाल्टी एंड 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ वायलेशन, 6 महीने का वायलेशन पे इम्प्रिजनमेंट है। चैलेंजेस इन टैकलिंग, चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस फेस बाय पेशेंट, सोशल स्टिग्मा है, हायर कॉस्ट है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है। इनएडुकेट डॉक्टर्स 0.75 साइकोलॉजिस्ट पर लाख पॉपुलेशन, ये कितना कम है बताओ? 1 लाख पे सिर्फ 0.75 जो है साइकोलॉजिस्ट है, मतलब एक भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। रिहेबिलिटेशन इशूज़ बहुत ज़्यादा है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। लेस देन 40% of funds allocated from 1950 to 2020 under the district mental health program were utilized। मतलब 100 रुपये आया तो 40 रुपये तक ही सिर्फ यूज़ कर पाए, बाकी 60% ऐसे ही रह गया। इवन बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है कि इस DMHP में सिर्फ लिखा पढ़ी में काम हो जाता है, काम ओरिजिनली ग्राउंड रूट लेवल पे कुछ नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है। केरला इज़ द ओनली स्टेट विथ 10% DMHP, और केरला में 10% DMHP फंक्शनिंग है, बाकी जगहों पे ये भी नहीं है। केयरफुल, जो आगे देखने की बात है, केयरफुल मैपिंग एंड रिसर्च अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। एनहांस बजट, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिफ्टिंग केयर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी। सुसाइड का आपने आपको पहले भी बता रखा है। तो रीज़न अंडरलाइंग सुसाइड एमंग स्टूडेंट्स क्या है? इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, रिलेशनशिप रिस्क फैक्टर, कम्युनिटी रिस्क फैक्टर और सोसाइटल रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो बेसिकली मेंटल हेल्थ पे जो डेटा था, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हमने कवर कर दिया आपको। ये हमने ये भी कवर कर दिया जो रेयर डिजीज़ से था। तो मेजर चीज़ें कवर हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। अपना नोट्स ज़रूर बना लेना, और मैं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना के रखा हुआ है, वो भी एक दिन कराऊँगा। तो ये इसको हल्के में मत लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया है जितना मैक्सिमम चीज़ें एक इस वीडियो में कवर कर पाऊँ, किया है कवर। बाकी
ओकेजनली मतलब वीक में 1 से 2 वीडियो ही दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। किसी को कोई क्वेरी होगा तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।